नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी इजराइल गाजा के बीच मचे घमासान की, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण के उद्घाटन की, पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों के साथ क्रूरता की, अमेरिका में अवैध प्रवासियों की तेजी से बढ़ती संख्या की और तो और यूक्रेन पर रूस के ताज़ा हमले की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोन पर की बात। पश्चिम एशिया की स्थिति पर जताई गहरी चिंता, सुरक्षा और मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर जताई सहमति। इजराइल हमास के बीच संघर्ष जारी, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव पहुंचकर इजरायली राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर जताया समर्थन। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दोहराया, बंधकों की रिहाई तक हमास के साथ युद्ध विराम संभव नहीं। राफा क्रॉसिंग के रास्ते विदेशी नागरिकों और घायल फिलिस्तीनियों की गाजा से सुरक्षित निकासी जारी। संयुक्त राष्ट्र ने निकासी का किया स्वागत। इजरायली सरकार ने देश में काम कर रहे गाजा के सभी लोगों को वापस भेजने का दिया निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में 150% की हुई वृद्धि। 21वीं सदी में खाद्य सुरक्षा को बताया एक बड़ी चुनौती। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष हुआ तेज। रूस ने खार्किव पर किए ड्रोन हमले, यूक्रेन ने कई ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। अमेरिका ने रूस की मदद करने वाली 130 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। यूक्रेन ने किया स्वागत तो वहीं चीन ने जताई नाराजगी। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जनहानि के नुकसान पर गहरी चिंता साझा की। हमने सुरक्षा और मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर सहमति जताई। स्थायी क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता सभी के हित में है। इजराइल हमास जंग के 28वें दिन इजरायली फौज की गाजा में बमबारी जारी है। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को और आक्रामक कर दिया है। इजरायली सैनिकों ने उत्तरी गाजा पट्टी की घेराबंदी करने का दावा किया है। साथ ही हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लक्ष्य से जारी इजरायल के सैन्य अभियान में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इजराइल हमास के बीच संघर्ष 28वें दिन पहुंच चुका है। संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से हजारों लोगों की जान जाने के बाद भी ये थमता नजर नहीं आ रहा, बल्कि हर दिन एक दिन के साथ ये संघर्ष और तेज होता जा रहा है। इस बीच आतंकी गुट हमास के खिलाफ इजराइल का समर्थन दोहराने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की, जिसमें दोनों नेताओं ने संघर्ष की ताजा स्थिति पर चर्चा की। इसके अलावा एंटनी ब्लिंकन ने वॉर कैबिनेट के साथ भी बातचीत की। इधर इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के साथ मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हम इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं और उसे अपनी रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार और दायित्व है कि 7 अक्टूबर की घटनाएं दोबारा ना हों। हम इजराइल के साथ एकजुट हैं। हम इस प्रस्ताव के साथ मजबूती से खड़े हैं कि इजराइल के पास न केवल अधिकार है बल्कि रक्षा करने का दायित्व भी है और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना है कि 7 अक्टूबर की घटना कभी न हो। हम बंधकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।
वहीं राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने इजरायली कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कर रहे हैं। गाजा में किसी भी कार्रवाई से पहले लोगों को वहां से जाने के लिए बता दिया गया था। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हर तरह से पालन किया है। हमने गाजा में भी किसी कार्रवाई से पहले वहां के नागरिकों को बताया है कि वो उस जगह को छोड़कर चले जाएं। हमें अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। इसके अलावा हम सुरक्षित क्षेत्रों में जाने वाले नागरिकों की रक्षा भी कर रहे हैं और उन्हें आवश्यक मानवीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को और आक्रामक कर दिया है। इजरायली सैनिकों ने उत्तरी गाजा पट्टी की घेराबंदी करने का दावा किया है। हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लक्ष्य से जारी इजरायल के सैन्य अभियान में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। हमास से जमीन पर लड़ रहे इजरायली सैनिकों को समुद्र और हवा से सैन्य मदद मिल रही है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटे में हमास के 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया। इजरायली सेना हमास के रॉकेट दागने वाले अड्डों, शस्त्र भंडारों और सुरंगों को चुन चुन कर निशाना बनाने का प्रयास कर रही है। उधर इजरायली सेना ने हमास पर गाजा के शिफा अस्पताल से ईंधन चोरी करने का आरोप लगाया और कहा कि आतंकी गुट संघर्ष में गाजा के लोगों को अपनी ढाल बना रहा है। हमास जिस तरह से गाजा के लोगों का शोषण कर रहा है, उस पर हम और अधिक प्रकाश डालना जारी रखेंगे। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारी की रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ है कि हमास ने शिफा अस्पताल से ईंधन चुराया और वो इसका आतंक के लिए उपयोग कर रहा है। हमास गाजा की आबादी को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उधर इजराइल ने एक बयान जारी कर कहा कि यह लड़ाई आत्मरक्षा की लड़ाई है और हमास के खत्म होने तक यह जारी रहेगी। बयान में कहा गया कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमास हम पर एक के बाद एक बर्बर हमले करता रहेगा। वहीं इजरायली सेना के प्रमुख ने दावा किया है कि गाजा के अंदर हमास की कई सुरंगों को नष्ट कर दिया गया है। वायुसेना गाजा पट्टी में बड़ी मजबूती के साथ अभियान चला रही है। हम वायुसेना की आधी से भी कम क्षमताओं का उपयोग कर रहे हैं। गाजा में हमास की कई सुरंगों को हमारी सेना ने नष्ट कर दिया है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को मॉस्को में अपने कुवैती समकक्ष सबा अल अहमद अल जाबेर अल सबा के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने इजराइल हमास संघर्ष पर चर्चा की और युद्ध विराम पर बल दिया। हम फिलिस्तीन और इजराइल के बीच व्यापक वार्ता प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के प्रयासों को तेज करने का आह्वान करते हैं। यह स्पष्ट है कि इस स्तर पर ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हम युद्ध विराम पर पहुंचते हैं, हमें बहाली पर वापस जाने की आवश्यकता है। हमास की तरफ से इजराइल पर मिसाइल हमले जारी हैं। हमास के सैन्य विंग की तरफ से जारी एक वीडियो में इजराइल के टैंक को निशाना बनाते दिखाया गया है। उधर हमास हमलों को लेकर इजराइल को जवाबी एक्शन की धमकी दे रहा है। हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि इस आक्रामकता के गंभीर परिणाम होंगे, ऐसे परिणाम होंगे जिनकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। वहीं इजराइल गाजा की सीमा के साथ साथ कई और मोर्चों पर भी संघर्ष और तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच लगातार झड़पें हो रही हैं। इन झड़पों में अब तक हिजबुल्लाह के 50 लड़ाके मारे जा चुके हैं। गौरतलब है कि इजराइल हमास संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होता दिखाई दे रहा है और लेबनान और सीरिया की तरफ से हो रहे हमले के कारण इस युद्ध का दायरा धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार इजराइल हमास के बीच जो संघर्ष है उसमें किस तरह से नया मोड़ सामने आया है वो आपको दिखाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इजराइल हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। उधर लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें जारी हैं। वहां की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने।
गाजा में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सिविलियंस की जो मौतें हुई हैं इजरायली एयर स्ट्राइक्स में, इजरायली ग्राउंड ऑपरेशंस में 9,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। 32,000 लोग घायल हैं। वहीं अस्पतालों की स्थिति बहुत बुरी होती जा रही है। 35 अस्पताल हैं गाज़ा पट्टी में, 16 बंद हो चुके हैं। कल इंडोनेशियन अस्पताल और टर्किश पैलेस्टाइन फ्रेंडशिप अस्पताल बंद हो गया क्योंकि उनके जनरेटर्स में तेल नहीं है, इंक्यूबेटर्स नहीं चल रहे, डायलिसिस मशीन्स नहीं चल रही क्योंकि ईंधन की कमी है। अल-शिफा अस्पताल के पास कुछ ही दिनों का फ्यूल बच गया है। अल-कुद्स अस्पताल के आसपास बॉम्बिंग हो रही है। रिफ्यूजी कैंप्स में बॉम्बिंग हो रही है। जबालिया में 3 बॉम्बिंग्स हुई, जबालिया रिफ्यूजी कैंप में। वहीं बुरेजी रिफ्यूजी कैंप में बॉम्बिंग्स हुई। इजराइल का कहना है कि वहाँ जो अल कासिम ब्रिगेड्स के मेंबर्स हैं, जो मिलिटेंट विंग है हमास का, वो वहाँ छुपे हुए हैं। तो वॉर लगातार, जो जंग है वो लगातार इंटेंसिफाई होती जा रही है और जो मानवीय संकट है वहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच जो मानवीय सहायता अंदर जा रही है वो लगातार जारी है, हालांकि बहुत कम है, पर 68 ट्रक्स अंदर गए थर्सडे को। तो पहले जितने 20 जा रहे थे तो वो नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक छोटी और अच्छी खबर ये है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं और जिनके पास डुअल पासपोर्ट्स हैं, वो जो रफ़ा क्रॉसिंग है फ़लस्तीन की या गाज़ा पट्टी की मिस्र के साथ, वहाँ से एग्ज़िट होने शुरू हो गए हैं। करीब 1000 के आसपास जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो एग्ज़िट हुए हैं और बाकी बंधकों पे स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। और ये इस सब के बीच जंग जो है वो लगातार अपने अरूज पे जाती जा रही है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद आने वाले दिनों में जंग और भीषण हो जाएगी। अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, जेरूसलम। और वहीं इजराइल हमास संघर्ष के बीच रफा क्रॉसिंग उम्मीद का द्वार बनी और संघर्ष शुरू होने के बाद क्रॉसिंग लोगों के लिए पहली बार खुली और गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों की सुरक्षित निकासी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद घायल फिलिस्तीनियों को उपचार के लिए मिस्र ले जाया गया। क्या है मौजूदा हालात वहां के, आइए देखते हैं। इजराइल हमास संघर्ष के बीच रफाह क्रॉसिंग के जरिए विदेशी नागरिकों और घायल फिलिस्तीनियों की सुरक्षित निकासी जारी है। मिस्र से लगी गाजा की सीमा से वो विदेशी नागरिक निकाले जा रहे हैं जो युद्धग्रस्त इलाके में कई सप्ताह से फंसे हुए थे। मिस्र की चिकित्सा टीमें गाजा में फंसे गंभीर रूप से घायल लोगों को भी निकाल कर ला रही हैं। इन घायलों को क्रॉसिंग के जरिए मिस्र वाले इलाके में बने अस्थायी अस्पताल में भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। ध्यान रहे कि गाजा में ईंधन के लगभग खत्म हो जाने की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई हैं। दवाओं की कमी की वजह से हालात और ख़राब हैं। हालांकि रफाह के रास्ते आने वाली मदद में दवाइयां भी शामिल हैं, लेकिन गाजा की ज़रूरत को देखते हुए यह भी पर्याप्त नहीं। रफाह क्रॉसिंग से विदेशी नागरिकों की सुरक्षित निकासी का सिलसिला चल रहा है। अगले 2 सप्ताह में इस क्रॉसिंग के जरिए 60 से अधिक देशों के लगभग 7000 नागरिक मिस्र में दाखिल होंगे। ये सभी संघर्ष की शुरुआत के बाद से गाजा में फंसे हुए थे। लगातार कूटनीतिक प्रयास के बाद अमेरिका, इजराइल और मिस्र इन्हें रफाह क्रॉसिंग द्वारा निकाले जाने पर सहमत हुए हैं। सुरक्षित निकाले जाने वालों में कई दोहरी नागरिकता वाले लोग हैं। सुजैन बेसिसो फिलिस्तीनी अमेरिकी नागरिक हैं। वो खुद तो रफाह के रास्ते निकलकर अमेरिका वापस जा रही हैं, लेकिन उन्हें अपने परिजनों की चिंता है जिन्हें वो गाजा में ही छोड़ आई हैं। दुर्भाग्य से मुझे गाजा से निकलने का भी उत्साह नहीं है, क्योंकि हम अपने कई प्रियजनों को पीछे छोड़ आए हैं। मैं बर्फ़ और आग के बीच में हूँ। मुझे नहीं पता मैं अपने उस परिवार को अब कभी देख भी पाऊंगी या नहीं, जिन्हें मैं गाजा में अलविदा कहकर आई हूँ। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने रफाह क्रॉसिंग के जरिए लोगों और मानवीय सहायता के लगातार किए जाने का स्वागत तो किया है, लेकिन उसका कहना है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यूएन महासचिव रफाह के रास्ते मानवीय सहायता और लोगों के जाने का स्वागत करते हैं। जरूरत इस बात की है कि गाजा में मानवीय सहायता का नियमित और निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। यह इतनी मात्रा में होना चाहिए जितना वहां की आबादी के हिसाब से ज़रूरी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि साल के अंत तक गाजा पट्टी में 27 लाख लोगों और वेस्ट बैंक में 5 लाख लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुमानित $1.2 बिलियन की ज़रूरत होगी।
फिलिस्तीनी क्षेत्र में संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजा पट्टी की पूरी आबादी 27 लाख और वेस्ट बैंक में 5 लाख लोगों की जरूरतों को पूरा करने की लागत 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। रफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा में दाखिल हो रहे मानवीय सहायता ट्रक्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। इससे गाजा में मानवीय सहायता पहुंचा रही यूएन एजेंसीज ने थोड़ी राहत की सांस ली है। हालांकि अभी ये सबसे बड़ी चिंता यही है कि गाजा में उसकी ज़रूरतों का एक छोटा सा हिस्सा ही मानवीय सहायता के रूप में पहुंच पा रहा है। इजराइल में हमारे काम करने पर रोक लगा दी गई है। मैं अपने पूरे परिवार में इकलौता कमाने वाला हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि अपने पूरे परिवार का खर्चा कैसे चलाऊंगा। उधर इजरायली सरकार ने घोषणा की है कि देश में काम कर रहे गाजा के सभी लोगों को वापस भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से दिए गए एक बयान में बताया गया कि इजराइल गाजा के साथ हर तरह के संबंध तोड़ रहा है और अब इजराइल में गाजा का कोई फिलिस्तीनी वर्कर नहीं होगा। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष की सबसे अधिक मार गाजा वासियों को झेलनी पड़ रही है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण है। पीएम ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। ये खाद्य क्षेत्र से जुड़ी हर कंपनी, हर स्टार्टअप के लिए स्वर्णिम अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को बीज पूंजी सहायता का वितरण किया। इससे उन्हें बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के माध्यम से बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार की तरफ से की जा रही इस मदद का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होगा। फूड वैरायटी देखते हैं, जो फूड डाइवर्सिटी देखते हैं, ये भारतीय महिलाओं के स्किल और नॉलेज का नतीजा है। अचार, पापड़, चीज, मुरब्बा जैसे कितने ही प्रोडक्ट्स के मार्केट को महिलाएं अपने घरों से चलाती रही है। 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को करोड़ों रुपयों की सीड कैपिटल दी गई और मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अभी यहां से उसको ऑलरेडी उनके खाते में जमा कर दिया। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक खाद्य सुरक्षा भी है। इस लिहाज से वर्ल्ड फूड इंडिया का ये आयोजन और भी अहम हो गया है। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। भारत में संस्कृति के साथ ही खाद्य विविधता भी है, जो दुनिया के निवेशकों के लिए एक लाभांश की तरह है। भारतीयों का खान-पान पूरी तरह से प्रकृति के नियमों पर आधारित है, जो इसे अन्य देशों के मुकाबले विशिष्ट बनाता है। पीएम ने परंपरा के मुताबिक श्री अन्न को अपनाने पर तो जोर दिया ही, साथ ही कहा कि इसे लेकर पूरे विश्व में जागरूकता आई है। 3 से 5 नवंबर तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना भी है। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योगों के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच प्रदान कर रहा है। इसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक विदेशी खरीदार शामिल हुए हैं। इसके साथ ही इसमें एक रिवर्स बायर सेलर मीट की भी सुविधा रखी गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को जबरन देश से निकालना शुरू कर दिया है, जिससे लगभग 17 लाख से ज़्यादा अफगान शरणार्थी घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इसके लिए क्रूरता की हदें पार करते हुए इन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनसे पैसे छीने जा रहे हैं और गिरफ्तारी का डर दिखाया जा रहा है। कहते हैं इंसान की जड़ें जहाँ होती हैं वो जगह और स्थान उसके लिए सबसे ख़ास होता है। लेकिन आज पाकिस्तान में बसे लाखों अफगान नागरिक अपनी जड़ें छोड़ने पर मजबूर हैं। अफगान नागरिकों के देश छोड़ने की समय सीमा पार होने के बाद पाकिस्तान अब क्रूरता पर उतर आया है। पाकिस्तानी पुलिस अब अफगान शरणार्थियों के खिलाफ हिंसा पर उतारू हो गई है और वो अब लोगों को जबरन निकालने में लगी हुई है। इसके अलावा इन लोगों के घरों को भी जलाया जा रहा है। ख़ास बात यह है कि इनमें से ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और वे उसी को अपना देश मानते हैं। उधर अफ़गानिस्तान से लगी पाकिस्तान सीमा पर भी हालात बदतर बने हुए हैं। इस समय सीमा पर स्थिति पूरी तरह से खराब है। हर दिन सीमा पार से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम दैनिक आधार पर सीमा के बीच 9 से 10 हज़ार लोगों को सीमा पार करते हुए देख रहे हैं। उन्हें यात्रा के लिए भुगतान करने के लिए अपना निजी सामान बेचना पड़ रहा है। उधर पाकिस्तान पुलिस की कार्रवाई से परेशान अफगान शरणार्थी मुसीबत में घिरे हुए हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान सरकार उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है, उनसे पैसे छीने जा रहे हैं, गिरफ्तारी का डर दिखाया जा रहा है। वहीं सीमा पर भी कई किलोमीटर लंबी कतार लगी है, जहां लोग भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। नवजात बच्चों को भी दूध और पानी नहीं मिल पा रहा है। तो अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते, लेकिन अभी इधर छोड़ना नहीं है। 50 साल से इधर रहे, अभी नहीं छोड़ते। अभी 4 महीने का टाइम नहीं देते। इधर सीढ़िया वाले ने बिल्डोजर स्टार्ट किए, बस न पूछते हैं कि क्या हिसाब है क्या नहीं है। सामान कितना देता है, सारा दफा ना देते हैं, ख़त्म किए सारा कुछ। उधर पाकिस्तान सरकार इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए बोल रही है कि हमने अवैध तरीके से पाकिस्तान में रह रहे करीब 17 लाख शरणार्थियों को पहले ही देश छोड़ने के बारे में सूचित कर दिया था। वहीं पुलिस का कहना है कि तय समय सीमा निकल जाने के बाद अवैध शरणार्थियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि इस फैसले को लेकर तालिबान सरकार के साथ साथ UNHRC ने भी पाकिस्तान सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे लाखों लोगों के सामने बड़ा संकट पैदा होगा। और वक्त यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूरोप की। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर बड़े पैमाने पर दर्जनों ड्रोन हमले किए। और तो और बीते 24 घंटों में 118 यूक्रेनी कस्बों और गांवों पर बमबारी की है, जो इस साल के किसी भी दूसरे हमले की तुलना में सबसे अधिक है। रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों में जारी तनातनी के बीच अब एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर बड़े पैमाने पर दर्जनों ड्रोन हमले किए। खासतौर पर इन हमलों में शहर के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खार्किव में घरों और अन्य इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि इन हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। उधर यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया है कि रूस द्वारा लॉन्च किए गए 40 ड्रोन में से 24 को नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही X-59 मिसाइल को भी मार गिराने का दावा किया गया।
इस बीच यूक्रेन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। यूक्रेनी सेना ने बेलारूस और रूस की सीमा से लगे चेरनिहाइव क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया। नदी में प्रवाह बहुत तेज है। हम गोला बारूद के साथ कार्गो ट्रक को नदी के दूसरे तट तक पहुंचाने में कामयाब रहे। नदी में युद्धाभ्यास हमारे लिए एक प्रमुख सैन्य मिशन है। उधर अमेरिका ने कथित तौर पर रूस की सेना को यूक्रेन के खिलाफ जरूरी सामान और तकनीक उपलब्ध कराने के तहत चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों सहित लगभग 130 कंपनियों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका द्वारा विभिन्न कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि रूस की मदद करने वाले हर इंसान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस नए और बहुत शक्तिशाली प्रतिबंध के लिए अमेरिका का आभारी हूँ। 220 से अधिक रूसी और गैर रूसी आक्रामकता के लिए काम करने वाली संस्थाएं अब अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन हैं। प्रतिबंधों की शक्ति ही विश्व की शक्ति है। हम इस उद्देश्य के लिए अपने भागीदारों के साथ लगातार संवाद करते रहेंगे। एकजुट दुनिया को और मजबूत होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय ने रूस में कथित संलिप्तता के आधार पर चीनी उद्यमों पर अमेरिका के प्रतिबंधों को आर्थिक जबरदस्ती करार दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका को अपनी गलत प्रथाओं को तुरंत सुधारना चाहिए। चीन हमेशा अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में चीनी उद्यमों को दबाने की कोशिश करता है। अमेरिका ने एक बार फिर चीनी उद्यमों पर एक तरफा प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका को तुरंत अपनी गलत प्रथाओं को सुधारना चाहिए और चीनी उद्यमों पर नियंत्रण और दमन बंद करना चाहिए। चीनी उद्यमों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ अमेरिका समेत पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस भी अपने साथी देशों के सहयोग से संघर्ष में लगातार निर्णायक बढ़त का दावा कर रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और इसी के साथ खबर दुनिया की में आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।